नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्रव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, डॉक्टर अंबेडकर जी की किताब जाति निर्मूलन, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक 1936 में प्रकाशित हो गई। उसके तुरंत बाद महात्मा जी ने उनकी प्रतिक्रिया ये दो प्रकार से हो गई। पहली बार उन्होंने उनका जो साप्ताहिक था हरिजन, उसमें 18 जुलाई 1936 को एक आर्टिकल प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था डॉक्टर अंबेडकर जी का आरोप पत्र। उसके बाद में उसी हरिजन में 15 अगस्त 1936 के इशू में वर्ण बनाम जात इस नाम से दूसरा लेख महात्मा जी ने प्रकाशित किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी किताब की दूसरी आवृत्ति में जब दूसरा संस्करण निकला तो उसमें ये सारी बातें मूल किताब के साथ में महात्मा जी ने लिखे हुए दो लेख या आर्टिकल्स और साथ ही साथ उनका अपना जवाब, ये भी उन्होंने उस किताब में दूसरे संस्करण में शामिल कर दिया। मेरे भाष्य की जो समीक्षा महात्मा जी ने की है वो देखी जाए तो जाति भेद के बारे में मैंने जो भी विचार प्रकट किए हैं, महात्मा जी पूरी तरह से उसके विरोध में है, ये स्पष्ट है। औरों को छोड़ दीजिए, लेकिन महात्मा जी ने मुझ पर प्रसिद्धि की अभिलाषा का आरोप करना, ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। लोग मुझे शायद भूल ना जाए इसलिए मैंने जो भाषण दिया नहीं था उसको छापना पसंद किया है, ऐसा आरोप महात्मा जी ने लगाया है। विवाद के लिए अगर ये मैं मान भी लूं कि प्रसिद्धि की अभिलाषा से मैंने इस भाषण को पुस्तक रूप में छापा है, तो मुझ पर पत्थर किसको फेंकने चाहिए? उन्होंने नहीं जिनके अपने घर शीशे के हो। चलिए हेतु को छोड़ दीजिए। मेरे भाषण में मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें महात्मा जी को क्या कहना है? जो कोई मेरा भाषण, मेरा भाष्य ठीक से पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि मैंने जो प्रश्न उठाए हैं मेरे भाष्य में उन्हें महात्मा जी ने स्पर्श तक नहीं किया है, और जो प्रश्न उन्होंने मेरा आरोप पत्र समझ के उठाए हैं, वो प्रश्न वास्तविक रूप से देखा जाए तो मेरे भाषण से निकलते ही नहीं है। ये सबसे पहली बात ध्यान में रखनी होगी। महात्मा जी ने पहला मुद्दा ये उठाया है कि मैंने जो
श्लोक उद्धृत किए हैं मेरे भाष्य में वो असली नहीं है। मैं ये मान लेता हूं कि इस विषय पर मैं अधिकारी नहीं हूं, फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो श्लोक मैंने उद्धृत किए हैं मेरे भाष्य में वो सारे लोकमान्य तिलक जी के लेखन से मैंने लिए हुए हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, संस्कृत भाषा और हिंदू धर्मशास्त्र की तिलक ये एक सर्वमान्य अधिकारी व्यक्ति थे। महात्मा जी का दूसरा आक्षेप ये है कि शास्त्रों का अर्थ विद्वानों ने नहीं लगाना चाहिए, वो संतों ने लगाना चाहिए। और संतों के भाष्य के अनुसार अगर देखा जाए तो शास्त्रों में जाति या अस्पृश्यता इसकी कोई जगह नहीं है। पहले आक्षेप के बारे में मैं महात्मा जी को पूछना चाहता हूं कि ये जो श्लोक है वो बाद में घुसेड़ दिए हैं, ऐसे अगर आप सिद्ध भी करोगे तो उससे किसी का क्या फायदा होने वाला है। सर्वसामान्य जनता जो है वो असली मूल रूप से जो श्लोक है वो, और बाहर से बाद में जो घुसेड़ दिए हैं उस श्लोकों में कोई फर्क नहीं समझती है। वास्तविकता ये है कि शास्त्र वचन क्या है ये उनके समझ के बाहर है। उनको जो भी बताया गया है उस पर उनका विश्वास है, और उन्हें जो बताया गया है वो बात ये है कि जाति भेद और अस्पृश्यता का पालन करना ये शास्त्रों की आज्ञा है। अभी साधु संतों की बात उन्होंने छेड़ ही दी है तो उसके बारे में कुछ कहूंगा। साधु संतों ने जो बात बताई वो विद्वानों की बातों से बहुत ही भिन्न और उत्कर्षकारी हो सकती है, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रही है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि संतों ने जाति व्यवस्था पर कोई भी प्रहार नहीं किया है। वास्तविकता ये है सारे संत जाति भेदों पर पूर्णतया विश्वास रखते थे। उनमें से बहुत सारे संत महंत जिस जाति में उनका जन्म हो गया था उसी जाति में उनका मृत्यु हो गया। जहां तक मैं जानता हूं संतों ने जाति भेद के खिलाफ या तो अस्पृश्यता के खिलाफ कभी भी जंग नहीं छेड़ा है, युद्ध नहीं छेड़ा है। आदमी और आदमी में जो संघर्ष होता है उससे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। उनका ताल्लुक था वो आदमी और परमेश्वर, इनका जो नाता है उसी से उनका कार्य संबंधित था। उन्होंने कभी ऐसा उपदेश नहीं किया कि सारे मानव एक ही है, सारे मानव समान है। उन्होंने यही कहा कि परमेश्वर की नजर में सारे लोग समान हैं। अब ये जो उपदेश है ये उपदेश बहुत अलग है और अत्यंत निरुपद्रवी है, क्योंकि ऐसा उपदेश करने में कोई कठिनाइयां नहीं थी और उसमें उस पर विश्वास करने में भी कोई धोखा नहीं था। महात्मा जी का तीसरा आक्षेप ये है कि जिस धर्म को चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवार, रामकृष्ण परमहंस ऐसे बड़े बड़े संत मानते हैं, वो धर्म जैसे मैंने बताया है, अंबेडकर जी कहते हैं, जैसे मैंने बताया है वैसे सद्गुण शून्य हो ही नहीं सकता। और किसी भी धर्म की समीक्षा
उसमें सबसे बुरा जो नमूना है उसके उदाहरण से करना नहीं चाहिए। जो लोग धर्म को बनाते हैं ऐसे श्रेष्ठ लोगों का उदाहरण रख के धर्म की समीक्षा करना चाहिए। महात्मा जी का ये जो कहना है उसके प्रत्येक शब्द से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन महात्मा जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बुरे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा और अच्छे लोगों की संख्या इतनी कम, ये क्यों हो रहा है? मेरे युक्तिवाद का महात्मा जी खंडन करेंगे, खंडन करने की कोशिश करेंगे, ये मेरी अपेक्षा थी। लेकिन मेरी बातों का खंडन करने के बजाय उन्होंने उनका चातुर्वर्ण्य पर जो विश्वास है उसे बार बार कथन किया है, लेकिन उन्होंने उसके कारण दिए नहीं है। वो बार बार एक ही बात करते हैं, चातुर्वर्ण्य पर उनका कितना विश्वास है, उसके पीछे जो कारण है वो बताए बगैर। महात्मा जी जिस बात का उपदेश करते हैं उस उन बातों का वे स्वयं पालन करते हैं क्या? जन्म के अनुसार महात्मा जी एक बनिया है। उनके पुरखों ने अपना वैश्यों का व्यापार उद्योग छोड़ के वो राजा के दीवान बन गए। वास्तविक रूप में यह धंधा ब्राह्मणों का था। उनके अपने जीवन में जब ये सुनिश्चित करने का समय आया कि करियर उनका क्या रहेगा, तब उन्होंने तराजू छोड़ के बैरिस्टरी का उद्योग चुन लिया। विधि का त्याग करके वो आधे संत और आधे राजकीय नेता हो गए। उनके पुरखों का जो वंश परंपरागत व्यवसाय था वाणिज्य, उसे उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया है। उनका सबसे छोटा बेटा, उसका उदाहरण मैं ले रहा हूं क्योंकि वो उनका सच्चा अनुयायी है। जन्म से वैश्य है, उसने एक ब्राह्मण लड़की से विवाह किया है और फिलहाल एक बड़े न्यूज़पेपर में वो नौकरी कर रहा है। महात्मा जी ने अपने इस सुपुत्र को वंश परंपरागत व्यवसाय नहीं करने के बारे में कभी भी दोष दिया है, ऐसा एक भी उदाहरण मेरे सामने नहीं है। घटे हुए नमूने से कोई आदर्शों की समीक्षा करना यह निश्चित रूप से गलत है, लेकिन महात्मा जी के उदाहरण से बढ़कर कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है? और अगर महात्मा जी भी अपने आदर्शों का पालन करने में असफल रहे हैं तो जाहिर है कि उनके आदर्श असंभवनीय और मानव की जो मूल प्रवृत्ति है उसकी पूरी तरह से विरोध में वो आदर्श है। ये बात सब प्रमाण सिद्ध हो जाती है। अपने पुरखों का उद्योग कितने काल के बाद में बंधनकारक हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति को अपने परंपरागत धंधे में करने की क्षमता नहीं है, फिर भी उसने परंपरागत जो धंधा है वही करना चाहिए। उस धंधे से उसको कुछ भी प्राप्ति अगर नहीं होती है तो भी उसने उसी धंधा करना है, उसी धंधे को आगे ले जाना है। अपने पुरखों का धंधा अनीतिमय है, ये ध्यान में आने के बावजूद भी आदमी को वही धंधा करना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति ने अपना अपना जो परंपरागत उद्योग है वही करना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई
पुरुष का दादा, दादा परदादा अगर भड़वा होगा तो क्या उसे भी वही करना चाहिए? अगर कोई स्त्री की दादी या नानी अगर वेश्या व्यवसाय करती होगी तो क्या यह जरूरी है कि उसे भी उसी परंपरागत व्यवसाय का अवलंब करना चाहिए? महात्मा जी, आपके जो निरीक्षण है उसके जो तर्क संगत परिणाम है उसको स्वीकार करने के लिए आप तैयार हैं? मेरी राय में हर एक व्यक्ति को अपने अपने पुरखों का उद्योग करने का आदर्श केवल असंभवनीय नहीं है, केवल अव्यवहार्य नहीं है, तो नैतिक दृष्टि से भी वो असमर्थनीय आदर्श है। हर एक व्यक्ति को अपने पुरखों से चला आया जो धंधा होगा उसी को आगे बढ़ाना है। ये इस राय को महात्मा जी क्यों बार बार दोहराते हैं? लेकिन बार बार दोहराने के बावजूद भी कहीं पर भी उन्होंने उसके पीछे जो कारण मीमांसा है वो व्यक्त नहीं की है। कुछ वर्षों के पहले अपने यंग इंडिया में जाति भेद बनाम वर्ग भेद इस नाम का एक लेख महात्मा जी ने लिखा था और उसमें उन्होंने युक्तिवाद किया है कि वर्ग भेद से ज्यादा जाति भेद अधिक अच्छा है। और उसका कारण उन्होंने ये दिया कि जाति भेद की वजह से सामाजिक स्थिरता बनाए रखने का बड़ा संभव होता है। समाज के स्थैर्य के लिए वो किया हुआ एक समझौता है। हर एक स्त्री पुरुष को अपने पुरखों का धंधा चलाना चाहिए। इस सिद्धांत को धरे रहने के पीछे अगर यही कारण होगा तो मैं कहूंगा कि महात्मा जी एक गलत सामाजिक सिद्धांत को धरे हुए बैठे हैं। जाति के नींव पर खड़ा हुआ सामाजिक संबंध, इसका मतलब हर एक व्यक्ति ने अपने अपने पुरखों का उद्योग करना चाहिए। ये एक अत्यंत निकृष्ट स्तर का समझौता है, क्योंकि ये समझौता अधिक्षेप करता है, दो महान तत्वों का अधिक्षेप करता है। पहले तो गतिशीलता और दूसरा है सामाजिक समता। वेदों में वर्णों की जो कल्पना है वो व्यक्ति की जो स्वाभाविक प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उस प्रकार से उस व्यक्ति को व्यवसाय स्वीकार करना चाहिए, ऐसी है। लेकिन महात्मा जी को जो अभिप्रेत है, वर्ण व्यवस्था जो अभिप्रेत है, वो व्यक्ति के स्वाभाविक वृत्ति प्रवृत्ति का कोई विचार नहीं रखती है। सिर्फ पुरखों से चला आया जो धंधा है वही आगे चलाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जाति भेद और महात्मा जी जिसको मानते हैं उस वर्ण भेद में क्या है फर्क? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। महात्मा जी की जो वर्ण की व्याख्या है वो और कुछ भी नहीं, वो जाति भेद का दूसरा नाम है, क्योंकि ये दोनों में एक ही तत्व शामिल है और वो तत्व है पुरखों का वंश परंपरागत उद्योग जो है उसको आगे चलाना। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आगे कदम उठाने के बजाय महात्मा जी पीछे जा रहे हैं।
आगे नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर रहे, वो पीछे जा रहे हैं। और वैदिक वर्ण कल्पना जो थी, उसका तत्व जो था वो उच्च तत्व था। उस उच्च तत्व को महात्मा जी ने हास्यास्पद बना दिया है। वास्तवता ये है कि वर्ण और जाति भेद ये पूर्णतया भिन्न कल्पना है, दो भिन्न कल्पना है। वर्ण सिद्धांत हर एक व्यक्ति को उसके जो गुण होंगे उनके अनुसार सामाजिक स्तर मिलना चाहिए, ये वर्ण सिद्धांत है। उसके बिल्कुल विरोधी तत्व जो है वो जन्म के अनुसार व्यक्ति को अपना सामाजिक स्तर हासिल करना चाहिए। ये जो राय है इस पर जाति भेद आधारित है। चौक और चीज ये दोनों में जितना भेद है उतना ही भेद ये दोनों में है। अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपना वंश परंपरागत उद्योग आगे बढ़ाए, अगर महात्मा जी ऐसे मानते हैं तो वो निश्चित रूप से जाति भेद का समर्थन कर रहे हैं और इसको वर्ण व्यवस्था संबोधित करके वो पहले जो कंफ्यूजन था, पहले जो गलतफहमी थी, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि महात्मा गांधी एक ही बार दो भूमिकाएं करना चाहते हैं। एक तो भूमिका है महात्मा की और दूसरी भूमिका है राजनीतिक व्यक्ति की। ये दोनों भूमिका करने में वो कितने कामयाब होंगे ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजनीति का व्यापारीकरण उन्होंने कर दिया है। राजनेता जो होता है उसे जरूर पता होता है कि पूर्ण सत्य कभी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज पूर्ण सत्य सह नहीं सकता और इसीलिए पूर्ण सत्य अगर नेता बोल देगा तो उसके राजनीति में बाधा आ जाएगी। महात्मा जी हरदम जाति का और वर्ण का समर्थन करते हैं। इसका कारण यह है, उन्हें डर है कि अगर उन्होंने जाति भेद और वर्ण को विरोध किया तो उनका राजनीति में जो स्थान है उसमें बाधा आ जाएगी, वो नष्ट प्राय हो जाएगा। महात्मा जी के मन में जो अफरा तफरी है उसके चाहे कोई भी कारण हो, बट किसी ना किसी को, परंतु किसी ना किसी को महात्मा जी को यह कहना चाहिए कि वे अपने खुद को गुमराह कर रहे हैं और वर्ण के माध्यम से जाति भेद का समर्थन करके पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि हिंदुओं के जीर्ण सामाजिक प्रथा का समर्थन करने के लिए महात्मा जी अपने बुद्धि का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो उन्होंने किया हुआ अपने बुद्धि का वेश्या व्यवसाय है। महात्मा जी जाति प्रथा के एक बहुत बड़े समर्थक है और इसीलिए हिंदुओं के वो सबसे बड़े शत्रु है। ये मेरी राय है। मित्रों, पिछले 3 एपिसोड में हमने डॉक्टर अंबेडकर जी को जाति व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ने वाला योद्धा इस रूप में देखा। हमने ये भी देखा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनमें फिर से कैसे संघर्ष हुआ। ये संघर्षों को हमें समझना चाहिए, क्योंकि इन संघर्षों में से ही भारतीय समाज जीवन के अलग अलग पहलू, अलग अलग हिस्से अपने सामने आ जाते हैं। उनको समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। ये मेरी भावना है।
मेरी बात को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करिए, उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।